शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा में हिंदी शिक्षिका हूँ। सभी बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ पहली चूक व्यंग निबंध विधा पढ़ने जा रहे हैं। इस विधा के लेखक श्री लाल शुक्ल जी हैं। पहली चूक व्यंग निबंध में आपने उन शिक्षित जनों को अपनी रचना का केंद्र बिंदु बनाया है जो शहर में निवास करते हैं और ग्रामीण वातावरण से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। ये पुस्तकों और चलचित्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही मानस में अपनी काल्पनिक ग्राम का सृजन भी करते। उनकी कल्पना उस समय खंड विखंड हो जाती है जब वे ग्रामीण परिवेश में पहुंचकर यथार्थ ग्राम जीवन के दर्शन करते। आज हम श्री लाल शुक्ल जी द्वारा रचित पहली चूक व्यंग निबंध विधा पढ़ने जा रहे हैं। लेखक का परिचय इस प्रकार है। आपका जन्म सन 31 दिसंबर 1925 ईस्वी में लखनऊ के पास अंतरौली ग्राम में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ और इलाहाबाद में सन 1950 में आप आईएएस के लिए चुने गए। आपकी रचनाएं इस प्रकार है। अंगद का पांव, यहाँ से वहां, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर, मकान और राग दरबारी। विशेष श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी धारावाहिक दूरदर्शन पर बहुत लोकप्रिय रहा। बच्चों, शुक्ल जी की काव्य की भाषा इस प्रकार रही। गद्य की भाषा। शुक्ल जी ने सन 1955 ईस्वी में साहित्य रचना प्रारंभ की। उनका लेखन मुख्य रूप से व्यंग के लिए चर्चित हुआ। जासूसी और रहस्य रोमांच के तत्वों का प्रयोग भी अपनी कुछ रचनाओं में किया है। श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी धारावाहिक दूरदर्शन पर बहुत लोकप्रिय रहा। इनकी रचनाओं में भाषा जन जीवन से जुड़ी है, जिसमें हिंदी उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी के भी प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया। बच्चों, शुक्ल जी की शैली इस प्रकार है। शुक्ल जी की रचनाओं में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य की व्यंग विकास यात्रा में श्री लाल शुक्ल का स्थान महत्वपूर्ण है। बच्चों, अभी हमने शुक्ल जी की रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान को पढ़ा। यह किसी भी लेखक परिचय के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम उन्हें जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान को पढ़ना रहेगा। परीक्षा में भी 4 अंक के यह प्रश्न आता है, इसीलिए आप सभी इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको याद भी करने की कोशिश। पाठ की प्रस्तावना। पहली चूक व्यंग में लेखक ने उन शिक्षित जनों को अपनी रचना का केंद्र बिंदु बनाया है जो शहर में निवास करते हैं और ग्रामीण वातावरण से पूर्ण तरह अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ यानी अनजान रहते हैं। ये पुस्तकों और चलचित्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने मानस में काल्पनिक ग्राम का सृजन करते हैं, अर्थात रहते तो शहर में है किंतु अपने मन में और अपनी कल्पना में एक बहुत ही सुंदर ग्राम की इच्छा रखते हैं कि गांव में ऐसा होगा, गांव में हरियाली होगी, है ना। और ये सब चीजें वो पिक्चर देखकर कल्पना करते हैं। उनकी कल्पना उस समय खंड विखंड हो जाती है। खंड विखंड अर्थात समाप्त हो जाती है जब वे स्वयं ग्रामीण परिवेश अर्थात गांव में पहुंचकर यथार्थ ग्राम जीवन के दर्शन करते हैं। पाठ का सारांश इस प्रकार दिया गया है कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भी कनिदान। लेखक ने यह कहावत कई बार सुनी थी। अब हुआ यह कि लेखक बीए पास करने के बाद जब लेखक को अधम यानी छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलती तो उसे भीख निदान समझकर उन्होंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ डालना चाहा और खेती की इच्छा करके वे अपने गांव चले आए। बच्चों, लेखक के
कि चाचा ने लेखक को समझाया कि खेती का काम तो है बड़ा उत्तम, पर कहते हैं ना कि फारसी भाषा, फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा कर जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर लेखक ने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारसी में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते बल्कि खेत जोतते हैं। बच्चों, यहाँ व्यंग शैली का प्रयोग किया गया है। व्यंग का अर्थ कटाक्ष भी होता। प्रश्न इससे संबंधित है कि चाचा ने लेखक को क्या समझाया। चाचा ने लेखक को क्या समझाया? चाचा ने लेखक को यह समझाया कि बेटा, सबसे ये खेती का काम तो बड़ा उत्तम है, परंतु इसे करना बहुत ही मुश्किल है। फारसी में तेल बेचने वाले को क्या बोलते हैं? फारसी में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते। ऐसा ही व्यंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अच्छा बोले, बेटा, यह खेती का पेशा यानी व्यवसाय तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे लोगों के लिए ही है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। चाचा ने जब कहा, इस पर लेखक ने जवाब दिया कि चाचा, यह शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूतों में है तो गोबर का स्थान पंचगव्यों में है। बच्चों, पंचभूत का अर्थ होता है 5 वस्तुएं, जो जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। और पंचगव्य अर्थात गाय के दूध से बनी या गाय से बनी 5 वस्तुएं। गाय के दूध से दूध, दही, घी बनता है घर, और गोबर व गौमूत्र होता है। तो ये सबको मिलाकर पंचगव्य कहा जाता है। बच्चों, परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य आता है कि पंचभूत व पंचगव्य किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है। पंचभूत होता है जल, पृथ्वी, हवा, आकाश और अग्नि। और पंचगव्य का अर्थ होता है दूध, दही, घृत, गोबर व गौमूत्र। बच्चों, अभी हम जो यह पढ़ रहे हैं पाठ्यांश, इसमें बार बार आ रहा है, चाचा बात करते हैं, लेखक जवाब देते हैं, चाचा बात करते हैं, लेखक जवाब देते हैं। इस शैली को संवाद शैली कहते हैं। कौन सी शैली? संवाद शैली। संवाद शैली का अर्थ होता है बातचीत द्वारा अपनी बात रखना। लेखक के मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही लेखक के चाचा दंग रह जाते हैं और आसपास बैठे लोगों में धन्य है धन्य का नारा लग गया। तब लेखक ने फिर कहना शुरू किया, और चाचा, यह खेती साधारण लोगों का पेशा नहीं है, बड़े बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कॉलाइस ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉलस्टॉय तो स्वयं किसान ही हो गए थे। वोल्टेयर खुद बागवानी किया करते थे। ग्लेडस्टोन लकड़ी चीरा करते थे। यहाँ पर बच्चों, लेखक ने बड़े बड़े महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करी है। जब बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, उद्धरण दिए जाते हैं, तो वहां उद्धरण शैली का भी प्रयोग होता है। बच्चों, अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे, और तो कंदमूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में हो गई थी, और भी ज्यादातर फल और शकरकंद ही वे पैदा किया करते थे। इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूंगा, यही मेरा फैसला है। लेखक के चाचा लेखक से प्रभावित हुए, पर बोले, बेटा, खेती करोगे, पर तुम इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं, न क्लब। सिनेमा घर की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की छुट्टियां पर घूमना पड़ता है। चाचा ने लेखक को वास्तविक स्थिति समझाई। अब प्रश्न है इसमें कि चाचा जी ने लेखक खेत के परिवेश में क्या कहा, क्या बताया कि बेटा, यहाँ पर खेत में आपको गांव के समान सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। गद्देदार कुर्सी नहीं होगी, सिनेमा घर नहीं होंगे, कॉफी हाउस नहीं होंगे, बल्कि खेत में तो अरहर मतलब तुअर की जब फलियां लगती है तो ऊपर से उसको काट दिया जाता है, नीचे के हिस्से को ठुटिया कहते हैं, उस पर आपको चलना होगा। लेखक को सिनेमा का बड़ा शौक था, इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। बच्चों, अधिकतर पुराने
समय के पिक्चर्स में गांव का परिवेश बहुत दिखाया जाता है और गांव में किस प्रकार खेती होती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से फिल्माया जाता है। सिनेमा द्वारा खेती का प्रचार प्रसार होता है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख मिचौली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती है और गाती भी है। वे नाचती जाती है और फसल अपने आप कटती जाती है। जबकि बच्चों ये सब नहीं होता है, किंतु पिक्चर्स में दिखाया जाता है। वास्तविक स्थिति में फसल हमें खुद ही काटनी होती है। किंतु लेखक के मन मस्तिष्क में तो सिनेमा का शौक छाया हुआ था। बच्चों, लेखक ने सिनेमा की खेती का वर्णन किस प्रकार किया है, आप इस प्रश्न का चिंतन अवश्य कीजिए। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा लेखक को सिनेमा से ही मिली। प्रश्न है बच्चों, लेखक को खेती करने की सच्ची शिक्षा किससे मिली थी? उत्तर है, लेखक को खेती करने की सच्ची शिक्षा सिनेमा से ही मिली थी। और बच्चों वास्तव में जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि हमें शिक्षा देती है। दूसरे दिन चाचा ने लेखक को खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। लेखक ने पूछा, खेत कहाँ पर है? उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है। राह माने रास्ता। राह फूटती है। राह से उत्तर दिशा में एक मेड़ जाती है। मेड़ के पूरब गन्ने का एक खेत है। मेड़ के पूरब गन्ने का एक खेत है। पूरब मतलब पूर्व दिशा में गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। प्रश्न है, बाजरा कहाँ खड़ा है? उत्तर है, गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। बच्चों, लेखक चल पड़े। कुंवार का महीना था। आसपास हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल मिलकर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन पानी भरती है। देखिए बच्चों, लेखक कल्पना में आनंदित हो रहे हैं और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बात करता है। कुआं सुनसान था। किसी की पायल नहीं छनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौली का दृश्य, न हीरो ने कोरस गीत गाए। लेखक को देहात से बड़ी निराशा हुई, क्योंकि लेखक जो थे वह सिनेमा के ही चलचित्रों को ध्यान में रखते हुए अपना रास्ता पार कर रहे हैं। बच्चों, जब लेखक ऐसी जगह पहुंचे जहां लेखक के खेत होने चाहिए, चाचा ने बताया कि वहीं गन्ने का खेत है, वहीं बाजरा खड़ा है। लेखक गन्ने के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए बाजरे का ही सहारा लेना उन्हें पड़ा। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए लेखक ने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने लेखक की ओर घूर कर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, यह पूछ क्या रहे हो? मेरा नाम तो रामचरण है। लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिकता मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ, यह कौन है? कहाँ रहता है? यह खड़ा कहाँ है? इसे क्यों खड़ा किया गया? इतने सारे प्रश्न जैसे ही रामचरण ने सुने, रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास के काम करते हुए किसानों को भी पुकार कर उसने कहा, ये देखो, ये भैया तो
बाजरे को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 दिन किसान हंसते हुए वहीं आ गए। जैसे ही 2 दिन किसान वहां पर आए, सभी जोर जोर से हंसने लगे। लेखक समझ गए कि उनसे चूक हो गई। चूक अर्थात गलती या भूल हो गई। इसलिए बात पलटते हुए लेखक ने कहा, ओह, मैं तो हंसी कर रहा था, दरअसल मैं तो बाजरे की पेड़ की छाह ढूंढ रहा था। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत हैं। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। लेखक को भी झेप सी लगी। उन्हें लग गया कि यहाँ मुझसे फिर चूक हो गई, पर लेखक ने हंसकर इस बात को भी टाल दिया। बच्चों, लेखक से कौन सी चूक हो गई? लेखक से सबसे पहली चूक यह हो गई कि उन्होंने इंसान को ही बाजरा समझ लिया। दूसरी चूक फिर क्या हो गई? उन्होंने बाजरे के पेड़ की छाह समझी, जबकि बाजरे की तो छाह होती नहीं है। दूसरे दिन लेखक को इस बात की चिंता हुई, ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर लेखक ने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से लेखक हताश हो गए थे। वहां वह था ही नहीं कि लेखक जो पहले पर्दे पर दिखा था, वहां उन्हें कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। फिर भी लेखक अध्ययन करते रहे। अध्ययन करते करते वे इस नतीजे पर पहुंचे कि आदर्श खेती गांव में नहीं हो सकती, वह तो शहर में ही हो सकती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। बच्चों, लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर में गए हुए थे, इसलिए लेखक भी शहर चले आए। दूसरे दिन लेखक को अपने खेतों में अच्छे हलों की जुताई करनी थी। अच्छे हल शहर में मिलते थे, इसलिए लेखक फिर शहर पहुंचे। तीसरे दिन में लेखक को नहर में एक पाइप लगवाने की जरूरत पड़ी। उसके लिए नहर में बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है। वे शहर में रहते हैं, इसलिए लेखक फिर शहर चले गए। बच्चों, लेखक को बार बार शहर क्यों जाना पड़ता? क्योंकि लेखक को खेती के साथ सामान खरीदने, परमिशन लेने और अन्य बीज खाद लेने के लिए बार बार शहर जाना पड़ता था। चौथे दिन कीटाणुनाशक दवाइयां खरीदने के लिए शहर का फिर चक्कर लगाना पड़ा। फिर लेखक को कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए भी शहर जाना पड़ा। इसके बाद लेखक जितनी भी खेती की समस्याओं को समझते गए, उतना ही उन्हें शहर जाने की आवश्यकता उनकी बढ़ती गई। इसलिए एक दिन लेखक ने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कॉर्डराय की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार शर्ट पहनकर फेल्ट कैप लगाई। बच्चों, लेखक ने खेती की समस्याओं को समझने के बाद क्या किया? लेखक ने खेती की समस्याओं को समझने के बाद अपना बैग, पूरा सामान भरा बैग में, और वो शहर की ओर जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने चाचा जी से कहा, देखिए, यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूंगा। अब बच्चों, यहाँ देखिए, लेखक के द्वारा सारी समस्याओं को समझना और अपने आप को उन समस्याओं से कठिन पाना उनके बस की बात नहीं थी काम करना। उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से अपने चाचा जी को समझा दिया कि मैं शहर में रहकर ही वैज्ञानिक खेती करूंगा। चाचा ने भी प्रसन्नता पूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटी से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस सीधे कहाँ दौड़ती है? तालाब की ओर दौड़ती है। वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता। तुम्हें पहचानने में मुझसे चूक हो गई। जाओ, शहर में रहकर ही खेती करो। बच्चों, यह मुहावरेदार भी शैली है, उद्धरण शैली भी है। लेखक ने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं, पहली चूक तो मुझसे ही हुई थी।
जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में मैं उसे बाजरे को छायादार पेड़ समझता रहा। और कोई बात नहीं, अब मैं शहर जाकर बाजरे के विषय में रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा ली। लेखक गुनगुनाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे चाचा जी बैलों की पूंछ उमेटते हुए अपने खेत की ओर चल दिए। बच्चों, यहाँ पर फिर देखिए कि जो बाजरे की लताएं हैं, बाजरे की लताएं नहीं होती, बाजरे का केवल एक पौधा ही कड़क पौधा रहता है जो 5 या 7 फीट की हाइट तक जाता है और उसमें बेल नहीं होती, उसमें भुट्टे जैसे ही फल लगते हैं। यहाँ पे फिर व्यंग दिया गया है कि लेखक को यह भी नहीं पता कि बाजरे में बेल नहीं। बच्चों, अभी हमने ये पाठ को पढ़ा और आपने इसको समझा। बहुत सारी चीजों से हमें समझ में आया कि हमें बिना ज्ञान लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। व्याख्या इसकी इस प्रकार है। ये व्याख्या जो है बच्चों आपको परीक्षा में भी पूछी जाती है। व्याख्या नंबर 1, मैं आपको बता दूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का प्रचार प्रसार हुआ है। बड़े बड़े खेत जोतते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत में टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख मिचौली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती है और गाती भी है। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के पाठ पहली चूक से लिया गया है। इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। प्रसंग, यहाँ लेखक ने सिनेमा की खेती की उन्नति कैसे होती है इसके विषय में बताया है। व्याख्या, लेखक यह मानते हैं कि खेती की उन्नति सिनेमा के द्वारा ही होती है। इस विषय पर उन्होंने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। लेखक को सिनेमा का बड़ा शौक है। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन माना गया है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है। हीरो खेत जोतते हैं, गीत गाते जाते हैं। हीरोइन खेत की पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख में चोलियों का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गीत भी गाती हैं। फसल अपने आप कट जाती है। बच्चों, विशेष सरल और सहज भाषा का प्रयोग। सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा का प्रयोग दीजिए पर व्यंग है। साथ ही कल्पना शैली का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये गद्यांश जो है परीक्षा में 4 अंक के आते हैं। आप इनकी तैयारी अवश्य कीजिए ताकि आप परीक्षा में 4 अंक प्राप्त कर सके। पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य और गृह कार्य है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपका नाम बाजरा तो नहीं? यह कथन किसने किससे पूछा? यह कथन लेखक ने किसान से पूछा। रामचरण ने किसानों को पुकारते हुए क्या कहा? रामचरण ने कहा, ये भैया बाजरे को आदमी समझ रहे हैं। लेखक ने भाषा चूक से बचने के लिए कौन कौन सी तैयारी की? लेखक ने भाषा चूक से बचने के लिए कृषि शास्त्र की किताबें पढ़नी शुरू की। लेखक को बीज गोदाम क्यों जाना पड़ा? बीज व खाद खरीदने के लिए लेखक को बीज गोदाम जाना पड़ा। लेखक के अनुसार कंदमूल फल खाने के क्या कारण है? ऋषियों की दिलचस्पी किस व्यवसाय में थी? प्रश्न क्रमांक 5, लेखक के अनुसार कंदमूल फल खाने के क्या कारण थे? पर ऋषियों को दिलचस्पी बागवानी के व्यवसाय में थी, इसलिए वे बागवानी किया करते थे। चाचा ने लेखक को खेती के बारे में क्या समझाया? चाचा ने लेखक को खेती के बारे में यह समझाया कि यह काम बड़ा कठिन है।
प्रश्न क्रमांक 2, लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखते हुए मित्र भाव से क्या क्या प्रश्न किए? लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर बाजरे से संबंधित प्रश्न किए। बाजरा कहाँ है, यहाँ क्यों खड़ा है, कहाँ पर यह मिलेगा? प्रश्न क्रमांक 3, पंचभूत और पंचगव्य में क्या अंतर है? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पंचभूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, और पंचगव्य है दूध, दही, घृत, गौमूत्र और गोबर। शरीर मिट्टी का बना हुआ है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शरीर मिट्टी का ही बना है। चाचा जी से कहते हैं कि हम जो हमारा शरीर है, यह खेती में यदि हम काम करते हैं तो उसमें पसीना और मिट्टी मिली होती है। रात दिन खेती में ही काम करना पड़ता है, इसलिए यह शरीर भी मिट्टी में काम करते करते मिट्टी का ही हो गया है। लेखक ने अंतिम बार शहर जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि लेखक समझ चुके थे कि गांव में खेती करना बहुत कठिन काम है और उनके बस का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला जाने का किया। बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। प्रश्न पहला, पहली चूक पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर पाठ हमारा जहां से प्रारंभ होता है, लेखक परिचय के बाद केंद्रीय भाव हमारी पुस्तक में अंकित है। हमें उसको पढ़कर अपने शब्दों में सार लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, सिनेमा से खेती की शिक्षा पर लेखक के विचार लिखिए। सिनेमा की खेती से की शिक्षा पर लेखक के विचार ये है कि सिनेमा के प्रचार प्रसार में यदि खेती का प्रचार प्रसार भी रहता है तो उससे हमें खेती करने की शिक्षा प्राप्त होती है। फारसी में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, इस कथन का भाव विस्तार कीजिए। अर्थात फारसी शब्द इतनी कठिन होती है कि आप उससे क्या बोल रहे हैं वह समझ में भी नहीं आता है, और संस्कृत भी बहुत कठिन भाषा होती है। दोनों भाषाओं के ज्ञाता इस बात को समझते हैं, किंतु कटाक्ष किया गया है कि दोनों भाषाओं का सहारा भी इस व्यंग्य के द्वारा किया गया है। बच्चों, गृह कार्य में हमारी पुस्तक के पाठ के अंत में शब्दार्थ के पश्चात प्रोजेक्ट कार्य भी दिए हैं, जिसे हम योग्यता विस्तार से कह सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 130 पर यह प्रोजेक्ट कार्य विस्तार के साथ अंकित है। हमें वह विस्तार वाला कार्य भी करना है, जिससे हमारा भाषाई कौशल स्पष्ट हो सके और हम हिंदी भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सके। तो प्यारे बच्चों, आज आपने पहली चूक निबंध विधा को हमने पढ़ा, जिनके लेखक श्री लाल शुक्ल जी हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत निबंध में यह बार बार बताया गया है कि पहली चूक अर्थात पहली भूल पाठ के माध्यम से कि हमें वही काम करना चाहिए जिस पर हमें व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही शिक्षाओं का ज्ञान हमारे में होना चाहिए। हमें जो भी हम यह काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी हमें रखना चाहिए, ताकि समस्या आने पर हम उसका कैसे निदान कर सके। व्यवहारिक के तौर पे यदि कोई हमसे प्रश्न भी करता है तो हमें उन प्रश्नों को के उत्तर आने चाहिए, उस बात को समझ में आना चाहिए। बच्चों, आज हमने इसी कक्षा में यह सभी चीजें पढ़ी है, जिसमें कि लेखक परिचय है, गद्यांश की व्याख्या है, पाठ का सारांश है, संवाद शैलियां दी गई है, कुछ कुछ कठिन प्रश्न भी दिए गए हैं, उनको भी हमने हल किया है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में दिए गए समस्त उदाहरणों को, फारसी शब्दों को, मुहावरों को, कठिन शब्दों को हमें इस शैलियों के द्वारा तैयार करना है। बच्चों, आज की हमारी हिंदी की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए